हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारी क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ की सीरीज़ की वीडियो है। पिछले वीडियो में मैं पूरा यूनिट 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इस वीडियो में हम यूनिट 2 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जानना ये जरूरी है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो देखिए, अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ। यानी प्रिंसिपल क्या है? एक फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है, एक फंडामेंटल ट्रुथ है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल का मतलब कि पूरे यूनिवर्स में जहां कहीं भी आप इन चीजों को यूज करोगे सेम ही रिजल्ट देगा। यानी कि जैसे आपने सुना होगा लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, न्यूटन ने दिया था कि अगर पेड़ से कोई भी फ्रूट अगर गिरेगा तो वो नीचे ही गिरेगा, जमीन पे ही गिरेगा ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो अगर इंडिया में किसी पेड़ से फल गिरेगा तो जमीन पे ही गिरेगा, नॉर्वे में गिरेगा तो जमीन पे ही गिरेगा, यूके में गिरेगा तो जमीन पे ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि प्लेस चेंज हो रहा है, ज्योग्राफिकल रीजन चेंज हो रहा है तो ये प्रिंसिपल चेंज हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो कि हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी हर जगह सेम ही रिजल्ट शो कर रहा है। दोज आर प्रिंसिपल्स। जैसे मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क का, यानी कि इंडियन किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम वर्क को डिवाइड करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, वर्कर अच्छे से काम करेंगे। अगर हम अमेरिका में किसी फर्म में डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई करते हैं तो उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी, कितने परसेंट बढ़ेगी वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि इंडिया में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और अमेरिका में भी बढ़ रही है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को जब हम यूज करते हैं तो यूनिवर्सली सब जगह वो सेम तरीके का रिजल्ट ही शो करता है। वो डिग्री थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है लेकिन रिजल्ट सेम ही होता है। यानी कि एक क्या है? फंडामेंटल ट्रुथ है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। दोज आर प्रिंसिपल्स। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अब प्रिंसिपल का मतलब हमने समझा कि एक ऐसा फंडामेंटल ट्रुथ जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, तो वो होता है प्रिंसिपल। अब मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल ट्रूथ्स जो हैं वो हो गए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी ऐसे गाइडलाइंस जो कि मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग में मदद करें मैनेजर्स को। दोज आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, अब भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हमने समझा, तो इसका नेचर क्या है। हमारा नेचर जैसे होता है ना इंसानों का नेचर, ठीक उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का भी कुछ नेचर होता है। तो उसका नेचर क्या है? फर्स्ट, दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी कि दे कैन बी अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस पर्पस का हो, नॉन बिजनेस पर्पस का हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारे प्रिंसिपल हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है? एक जनरल गाइडलाइंस देते हैं, ये प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस देते हैं टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, है ना। However, they do not provide ready-made solution as the business environment is ever changing or dynamic. ये सिंपली एक जनरल गाइडलाइंस है, ना कि कोई रेडीमेड सॉल्यूशन है। यानी कि मैनेजर ने बुक उठाया, वहां से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा और फटाक से उसको सॉल्यूशन मिल गया, ऐसा नहीं है। ये मैनेजर को गाइडलाइंस देती हैं कि आप काम को किस तरीके से करो, शुरू से कैसे इस सिचुएशन से निकला जाता है वो गाइडलाइन दिया जाता है। आप उसको किस तरीके से अप्लाई करते हो बीइंग अ मैनेजर, वो आप पे डिपेंड करता है। रिजल्ट आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हो। अब सपोज करो कि मैंने कह दिया कि चैप्टर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कि ये पढ़ लो, बीएसटी के इस चैप्टर से आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यानी चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी और कहीं कि इन चीजों को पढ़ लो इस चैप्टर में और कुछ नहीं आने वाला, अच्छा मार्क्स आ जाएगा इस चैप्टर में। मैंने आपको क्या दिया? जनरल गाइडलाइन दिया
कि भाई इस चीज को फॉलो करो, अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को किस तरीके से पढ़ोगे, कितने % अच्छे से ग्रैब करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस आप बुक खोल के बैठ जाओगे तो वो तो नहीं होगा ना। तो आप उस चीज को किस तरीके से ग्रैब करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ गाइडलाइन देती है, ना कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने आपको कहा, आप पढ़ लो, आपने जैसा पढ़ा होगा वैसा आपका नंबर आएगा। जैसा आप मैनेजर ने चीजों को, उन प्रिंसिपल को अप्लाई किया होगा, जिस तरीके से अप्लाई किया होगा, जिस लेवल तक अप्लाई किया होगा, वैसा उसको रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये क्या है, जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं मैनेजमेंट के, वो बस यूं ही नहीं दे दिए गए हैं। बहुत सारे रिसर्च वर्क, बहुत सारे स्कॉलर्स ने एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे रिसर्च वर्क्स किए, बहुत साल लगे हैं इन सारे प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाने के लिए। यानी बहुत सारे रिसर्च वर्क के बाद इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, which can be adapted and modified by the all managers as per the demands of the situation as they are man-made principles। अब देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि जो सिचुएशन के अनुसार और डिमांड के अनुसार चेंज हो जाए, एज पर द सिचुएशन जिसमें चेंज लाया जा सके, दोज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि ये फ्लेक्सिबल नेचर का नहीं होता तो आज भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे होते अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता, तो जो प्रिंसिपल चला आ रहा था उसको हम सालों साल से यूज कर रहे होते। लेकिन नहीं, हुआ क्या, पहले क्लासिकल था, फिर नियो क्लासिकल आया, फिर मॉडर्न आया। यानी कि जैसा जैसा सिचुएशन चेंज होता गया, जैसा जैसा जरूरत पड़ता गया इन्वायरमेंट में, वैसे वैसे स्कॉलर आते गए, पहले के प्रिंसिपल्स के ड्रॉबैक को बताते गए और नए प्रिंसिपल्स को डेवलप करते चले गए, उनमें मॉडिफिकेशन लाते चले गए। यानी कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं रिजिड नेचर के नहीं होते हैं, एज सिचुएशन के अनुसार इनमें मॉडिफिकेशन किया जाता है वेरियस मैनेजर्स के द्वारा। जैसा सिचुएशन होगा उस तरीके से इसको मॉडिफाई किया जाता है, क्योंकि ये मैन मेड प्रिंसिपल है। अगला मैन चाहेगा, अगर उसको नीड होगी तो उसमें किसी तरह का छोटा छोटा चेंज आते रहेगा। अब देखिए, मेनली बिहेवियरल, द फिफ्थ वन, यानी कि सिंस द प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बिहेवियरल इन नेचर। ये क्या होता है, बिहेवियरल इन नेचर होता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस किसको करता है, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए हम इसको बिहेवियरल इन नेचर कहते हैं। नेक्स्ट है काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। They intend to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation। अब देखिए, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उनमें काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जांच करके बनाया जाता है। बहुत सारे सिचुएशंस को रिसर्च किया जाता है, उसमें बहुत सारे चीज़ों का काउज देखा जाता है और उससे होने वाले इफेक्ट को देखा जाता है, उसके बाद प्रिंसिपल को डेवलप किया जाता है। तो जिस तरीके से पिछले सिचुएशंस में उनको यूज किया गया, ठीक अगर उसी तरीके के सिमिलर सिचुएशन को फेस कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन, तो उस प्रिंसिपल को यूज करेगा तो वो उससे उसको टैकल कर सकता है, क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के बाद ही बनाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, सिग्निफिकेंसेस यानी क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम बाय इंप्रूविंग देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। यानी कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो मैनेजर्स को गाइड करती है राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करती है, उनकी एबिलिटी इम्प्रूव करती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, ताकि वो मैनेजेरियल डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकें, एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टांसेस ले सकें। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
Management principle facilitates optimum use of resources by coordinating the physical, financial, and human resources. They also help in administration by discouraging personal prejudice and adopting an objective approach. यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो क्या करता है, इस तरीके से प्रिंसिपल को बनाया जाता है ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके. कैसे करता है, वो चीजों को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, चाहे फिजिकल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, वो प्रिंसिपल इस तरीके से सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करते हैं कि सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, वेस्टेज लेस हो, है ना, जिससे कि आपका क्या है, इफेक्टिव, आप किसी चीज को कर सकते हो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कर सकते हो. अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो इफेक्टिव और इफिशिएंट होगा. और ये हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को भी करने में अच्छे तरीके से, ताकि किसी तरह का कोई बायसनेस आपके एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को ना मिले. नेक्स्ट वन, दैट इज साइंटिफिक डिसीजंस. Decisions based on management principles tend to be more realistic, balanced and free from personal bias. Scientific decision यानी कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो सारे काउज एंड इफेक्ट रिलेशन को देखते हुए बनाए गए हैं कि अगर कोई ऐसा कारण होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सब कुछ रियलिस्टिक वर्ल्ड में काउज एंड इफेक्ट रिलेशन को देखते हुए सारे प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है, जिसके कारण से अगर आप उन प्रिंसिपल को यूज करते हैं अपने मैनेजमेंट में तो जो भी डिसीजन आप लेंगे वो बिल्कुल बैलेंस्ड होगा और पर्सनल बायस से फ्री होगा. क्लियर है. नेक्स्ट, मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, आपको इन्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज करने में हेल्प करता है. यानी कि जैसा आपका इन्वायरमेंट का डिमांड है, आपका ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से अपने आप को चेंज कर ले, है ना. यानी वो बिल्कुल डायनेमिक हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, जैसा नीड है, जैसा सिचुएशन है, जैसा इन्वायरमेंट है, उसके अनुसार आप अपने आप को चेंज करो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सको मार्केट में. नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Principles of management not only help in achieving organizational goal but also guide managers in performing social responsibilities. यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मैनेजर को हेल्प नहीं करता, बल्कि मैनेजर को गाइड करता है कि आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे निभाते हो. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि आपका जो बिजनेस है वो सोसाइटी में डील कर रहा है, तो सोसाइटी के लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं. आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव, है ना. वो भी मैं अपने वीडियो अपने मतलब चैनल पे अपलोड कर रही हूँ 11th क्लास का भी. अगर आप भूल चुके हो तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करनी होती हैं. तो ये जितने भी प्रिंसिपल हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फिर मॉनेटरी गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं होते, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाना भी मैनेजर को सिखाते हैं. जैसे कि इक्विटी हो गया, फेयर रेम्यूनरेशन हो गया. इक्विटी यानी सबको एक समान देखना, फेयर रेम्यूनरेशन यानी कि भाई अगर सही से पूरे मन से कोई काम कर रहा है, प्रोडक्टिव होकर के काम कर रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन की आप व्यवस्था करो. ऐसा नहीं है कि आप लो पेड किसी को रख रहे हो. जरूरत से ज्यादा कोई काम कर रहा है उसको भी सेम रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, और जो कम भी काम कर रहा है उसको भी सेम रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो इंसान जितना अच्छा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको रेम्यूनरेट करिए आप. दैट इज फेयर रेम्यूनरेशन. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. Management principles are helpful in identifying the area in which existing and future managers should be trained. यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या हेल्प करता है,
उन सारे आइडियाज को, सारे एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जहां पे एग्जिस्टिंग और फ्यूचर मैनेजर को आपको ट्रेन करने की या एजुकेट करने की जरूरत है। यानी कि फ्यूचर में जिस चीज का डिमांड होने वाला है, जिन चीजों का जरूरत होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैनेजर्स को, एग्जिस्टिंग मैनेजर्स को या फ्यूचर मैनेजर्स को ट्रेन करो, उनको उस तरीके से एजुकेट करो ताकि आपका जो फर्म है, आपका जो कंपनी है, वो फ्यूचर में भी अच्छे से एक्सपैंड करे, ग्रो करे, क्योंकि आपके जो मैनेजर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके ग्रोथ और आपके एक्सपेंशन के लिए। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मैनेजर्स को अच्छी ट्रेनिंग दो, अच्छा एजुकेशन दो, और इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको फ्यूचर में भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, इसलिए उनको ऐसी ट्रेनिंग दो ताकि वो फ्यूचर में भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।